नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। दोस्तों आज गेस्ट पेपर देखेंगे अपन BPAG 172। इग्नू का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है शासन, मुद्दे और चुनौतियाँ। शासन मतलब गवर्नेंस, यानी कि अगर किसी देश को चलाना है तो वहाँ पर नियमों का कुछ सेट बनाया जाता है जिसकी सहायता से जनता को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। और मुद्दे मतलब क्या क्या इश्यूज़ हैं, और चुनौती यानी कि चैलेंजेस या समस्याएं। दिसंबर 2025 के लिए देखेंगे गेस्ट पेपर। 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है इस पेपर में, और 100 नंबर का पेपर ये आता है। ठीक है। तो गेस्ट पेपर तो देख ही लेना, साथ में मैंने चैप्टर वाइज इसके नोट्स भी बनाए हैं, वो भी आप प्ले लिस्ट में देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर चेक करना। ठीक है। तो पहला सवाल देखते हैं दोस्तों। वैश्वीकरण के वैचारिक ढांचे को स्पष्ट करें और इसके दृष्टिकोणों अथवा परिप्रेक्ष्यों पर चर्चा करें। देखो, आपको इस वीडियो को जब आप देखते हो तो मोबाइल की स्क्रीन रोटेट कर लेना। ठीक है। ईयरफोन लगा के ही सुनना। वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण। वैचारिक ढांचे का मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन बतानी है। ठीक है। इससे आप क्या समझते हैं। दृष्टिकोण मतलब नज़रिया अथवा पर्सपेक्टिव या फिर टाइप कह सकते हो आप। तो वैश्वीकरण का डेफिनेशन बताओ सबसे पहले। तो जब दो या दो से अधिक देशों के बीच पूंजी, जैसे पैसा, श्रम, जैसे कि भारत के जो काफ़ी जो मज़दूर हैं वो सऊदी अरब, बहरीन, कतर यहाँ पर जाते हैं, मजदूरी करते हैं। मानव संसाधन तकनीकों का मुक्त रूप से प्रवाह या आदान प्रदान होता है, तो इस प्रक्रिया को वैश्वीकरण अथवा भूमंडलीकरण कहते हैं। यानी कि आप मान लो विदेश से पैसा मंगवाते हो या भेजते हो, वो भी क्या है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया है। ठीक है। इससे एक देश में व्यापार की रुकावटें दूर होती हैं, चूँकि हम बहुत सारे देशों के साथ में ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, वो भी क्या है, वैश्वीकरण है। तो एक प्रोसेस है ये वैश्वीकरण। तो उस देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बढ़ता है, यानी कि बाहर से पैसा आता है, कंपनियां स्थापित होती हैं, और बहुराष्ट्रीय निगम MNC क्या होती हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, मतलब जिनका जो काम धंधा है वो दो या दो से अधिक देशों में चलता है। ठीक है। तो उस देश में MNC स्थापित होती हैं। इस प्रक्रिया में दुनिया के एक कोने में घटने वाली घटना का प्रभाव दुनिया के दूसरे कोने में घटना के परिणामों को प्रभावित करता है। दोस्तों इसका मतलब क्या है कि जैसे कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति बनता है, कौन बनेगा, इससे भी दोस्तों भारत की जो विदेश नीति है, भारत का जो व्यवहार है अमेरिका के साथ, वो प्रभावित होता है। ठीक है। इससे वस्तु का आदान प्रदान एक देश से दूसरे देश में होता है। वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड हो गई है ना। मतलब कि अगर एक देश में मंदी आती है ना, तो उसका प्रभाव दुनिया के अनेक देशों में देखने के लिए मिलता है, तथा दुनिया एक वैश्विक गांव बन गई है। ठीक है। मतलब आज हम किसी भी देश में जा सकते हैं, ठीक है, व्यापार कर सकते हैं, दूसरे देशों की वस्तुओं को खरीद सकते हैं। तो पूरी दुनिया एक गांव बन गई, ग्लोबल विलेज बन गई है। अब इस सवाल का जो दूसरा हिस्सा था, वैश्वीकरण के दृष्टिकोण अथवा परिप्रेक्ष्य आपको बताने हैं। ठीक है। आयाम पूछे, डायमेंशन पूछे तो भी एक ही बात होगी, तो ध्यान दे लेना भाई। एग्जाम के अंदर कुछ भी आ सकता है। वैश्वीकरण के टाइप पूछ सकता है, दृष्टिकोण पूछ सकता है, परिप्रेक्ष्य पूछ सकता है, आयाम पूछ सकता है, या प्रकार पूछ सकता है। तो पहला है आर्थिक परिप्रेक्ष्य। वैश्वीकरण के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्था में अंतःनिर्भरता बढ़ती जा रही है। यानी कि दोस्तों जैसे भारत चीन के साथ में व्यापार करता है, हम ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के साथ में व्यापार करता है, तो इंटरडिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। ऐसा सीमा पार व्यापार में वृद्धि हो रही है। सीमा पार यानी कि एक सीमा से दूसरी सीमा में वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है। पूंजी की आवाजाही और प्रौद्योगिकी के प्रसार के कारण, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, हम फेसबुक, इंस्टाग्राम ये तो चलाते ही है ना। इससे देशों का आर्थिक विकास हुआ तथा देशों की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बढ़ी है। फलतः अधिक निर्यात हो रहा। निर्यात यानी कि बेचना, एक्सपोर्ट करना। कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, जिससे उत्पादकता में सुधार हुआ है। उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी, यानी कि हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वो दोस्तों देखते हैं, जैसे कि मान लो फेस वॉश ही खरीदना है तो कम से कम 50 कंपनियों की वहाँ पे फेस वॉश रखी होंगी। ठीक है। तो कंपटीशन बढ़ा है। इससे क्या है, जो ग्राहक कस्टमर होता है उसको अच्छी और सस्ता सामान उसको मिलता है। व्यापार बढ़ने से देशों के बीच सहयोग बढ़ता है, जिससे संबंध मजबूत बनते हैं। अब जैसे कि चाइना और इंडिया के बीच में दोस्तों संबंध मतलब ठीक ठाक ही चलते हैं, लेकिन एक तो बहुत ज़्यादा व्यापार हम करते हैं, इसके साथ ही हम
मतलब सहयोग करते हैं चाइना के साथ में, तो अच्छे संबंध बनते हैं व्यापार से। उपभोक्तावादी संस्कृति के बढ़ने से पर्यावरणीय समस्याओं का जन्म हुआ है। जैसे कि हमें चाहिए कुछ ही सामान, लेकिन जब शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो बहुत सारा जो सामान है वो लेके आ जाते हैं। इससे क्या है दोस्तों, आप देख ही रहे, जैसे कि दिल्ली जैसे शहरों में कचरे के जो पहाड़ हैं उनकी ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है। गंदगी है वो चारों तरफ देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, हर इंसान ज़्यादा से ज़्यादा भोगना चाहता है चीज़ें, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जैसे कि जलवायु परिवर्तन है ना, और वायु प्रदूषण ये सब हुआ है। कुछ राष्ट्र अमीर बन गए जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका जैसे, जिससे देशों के बीच आय असमानता बढ़ी है। जैसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया कुछ देश काफ़ी गरीब हैं, जिससे बेहतर रोजगार की तलाश में लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। दूसरा टाइप है दोस्तों वैश्वीकरण का दूसरा नजरिया दृष्टिकोण, सांस्कृतिक अथवा सामाजिक परिप्रेक्ष्य। यह परिप्रेक्ष्य इस बात की जांच करता है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी और यात्रा के माध्यम से दुनिया की परस्पर संबद्धता यानी कि जुड़ाव विभिन्न समाजों के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को कैसे प्रभावित करता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कि हम अमेरिका के जो लोग जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे ही कपड़े हम पहनना पसंद करते हैं, और अंग्रेजी जो भाषा है, इंग्लिश लैंग्वेज, उसको बोलना भी हम पसंद करते हैं। ठीक है, तो दूसरे देशों की जो लैंग्वेज है, खान पान है, वो हम अपना रहे हैं, तो हमारी संस्कृति और समाज प्रभावित हो रहा है। इस तरह से आप लिख देना इसमें। आज सीमाओं के पार विचारों, मूल्यों, रीति रिवाजों और जीवन शैली से जुड़े व्यवहारों का आदान प्रदान हो रहा है। यानी कि दूसरे देशों के लोग कैसा सोचते हैं वैसा भी हम सोचने लगे हैं, उनके रीति रिवाज जो है वो हम अपना रहे हैं। वैश्वीकरण से सांस्कृतिक समरूपता और सांस्कृतिक संकरण समाज में दिख रहे हैं। दोस्तों सांस्कृतिक समरूपता क्या होती है, जब एक देश की जो संस्कृति है अनेक देशों की संस्कृतियों पे हावी हो जाती है, डोमिनेट हो जाती है। जैसे कि दोस्तों अमेरिका का जो कल्चर है, जैसे कि वहाँ के लोग ये बर्गर, पिज्ज़ा वगैरह काफ़ी ज़्यादा खाते हैं, तो भारत में भी ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिल रहा है, भारत और अनेक एशिया के देशों में। ये सांस्कृतिक समरूपता कहलाती है। और सांस्कृतिक संकरण क्या होता है, जब अनेक देशों की अलग अलग संस्कृतियां मिलकर के एक अलग ही संस्कृति बना लेती हैं। जैसे कि मान लो 5 देश हैं, है ना, 5 देशों की अलग अलग कल्चर है। कल्चर यानी कि उनका रहना, उनका खाना, भाषा, कपड़े पहनने के तरीके, ये कल्चर कहलाता है। तो अनेक संस्कृतियां मिलकर के जब एक नई संस्कृति बनाती है उसको कहते हैं सांस्कृतिक संकरण। ये हमें देखने के लिए मिल रहा है वैश्वीकरण की मदद से, जिससे व्यक्तिगत पहचान और सामाजिक संरचनाएं बदल रही हैं। ठीक है, एक इंसान की जो फ्रीडम है, एक इंसान अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगा है। ठीक है, समाज की जो संरचनाएं हैं वो बदल रही हैं। मतलब आज से 50 साल पहले जो व्यक्ति, जो परिवार है ना, जिस जाति के लोग गरीब हुआ करते थे, आज वो कहीं ना कहीं समाज में मतलब ऊपर उठ रहे हैं, नौकरियां लग रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। मीडिया और पर्यटन द्वारा संगीत, भोजन, फैशन, मनोरंजन जैसे सांस्कृतिक तत्वों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रसार हो रहा है। जैसे कि दोस्तों इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, यूट्यूब पे काफ़ी रील, शॉर्ट्स वगैरह आती हैं। हम दूसरे देशों का फैशन वगैरह देखते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, तो उसकी थोड़ा अपन भी अपनाने की कोशिश करते हैं। वैश्वीकरण से सांस्कृतिक साम्राज्यवाद फैल रहा है, यानी कि एक देश है वो दूसरे देश पे आज कब्जा तो नहीं कर सकता है, लेकिन अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं वो दूसरे देशों में फैलाने की कोशिश करता है। जैसे कि अमेरिका और इंग्लैंड दूसरे देशों में अपनी संस्कृति को फैला रहे हैं। यानी एक देश की संस्कृति दूसरे देश की संस्कृति पर प्रभाव डाल रही है। जैसे पश्चिमी संस्कृतियों का भारत पर असर पड़ रहा है। पश्चिमी संस्कृति मतलब जैसे पूरा यूरोप के जो जितने भी देश हैं और अमेरिका, कनाडा, यहाँ की जो संस्कृति वो पश्चिमी संस्कृति कहलाती है। यहाँ के लोग जैसे रह रहे हैं दोस्तों, वैसे ही भारत के लोग अब सीख रहे हैं। ठीक है, इनके जैसा खाना, इनके जैसा पहना, इससे स्थानीय संस्कृति को नुकसान पहुँच रहा है। वैश्वीकरण के कारण इंटरनेट से आज लोग अपनी समस्याओं को देख पा रहे हैं, रख पा रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों वैश्वीकरण से नुकसान ही हुआ है। वैश्वीकरण से मतलब आपने देखा होगा, लोग ट्विटर पे, फेसबुक पे कैंपेन चलाते हैं। ठीक है, अपने राइट्स, अपने अधिकारों के लिए वो लड़ते हैं, आवाज़ उठाते हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाते हैं। तो इससे हाशिए पर पड़े लोगों का सशक्तिकरण हुआ है। हाशिए पर मतलब दोस्तों समाज के अंदर जो सबसे गरीब तबका होता है उसको हाशिए पर पड़े लोग कहते हैं। ठीक है, सशक्तिकरण यानी कि उनका एम्पावरमेंट हुआ है। तथा विविध यानी कि तरह तरह की सांस्कृतिक अनुभवों और ज्ञान तक हमारी पहुंच बढ़ रही है। हम यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस देखते हैं दोस्तों, जैसे कि अफ्रीका के अनेक देशों के लोग कैसे रहते हैं, क्या लैंग्वेज बोलते हैं, तो ये हमें कैसे जानने के लिए मिल रहा है, इंटरनेट की मदद से। और इंटरनेट क्या है दोस्तों, एक वैश्वीकरण का ही एक अंग है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2, वैश्वीकरण का राज्य, बाजार तथा नागरिक समाजों के बीच संबंधों का विश्लेषण करें। बार बार रिपीट होता है सवाल, समझ लो इस सवाल को ध्यान से। सबसे पहले देखो, वैश्वीकरण का संबंध बताना है, राज्य से क्या संबंध है, वैश्वीकरण और बाजार का क्या संबंध है, और वैश्वीकरण और नागरिक समाज के बीच में क्या संबंध है। दोस्तों या तो वो तीनों ही पूछ लेगा या फिर वो कोई दो पूछ सकता है इसमें, जैसे कि वैश्वीकरण का राज्य और बाजार के बीच में संबंध बताइए। तो सबसे पहले वैश्वीकरण और राज्य के बीच में संबंध पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप है ना डेफिनेशन लिख दो, किसकी, वैश्वीकरण की। वैश्वीकरण क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें पूंजी, ज्ञान, तकनीक, मानव संसाधन मतलब जैसे कि आपको ज्ञान सीख गए है ना, और आपको कोई हाथ का काम आ गया, ठीक है, जब किसी फैक्ट्री में काम करते हो तो आप मानव संसाधन कहलाओगे। और वस्तुओं का एक देश से दूसरे देश में मुक्त प्रवाह होता है। प्रवाह यानी कि जैसे कि आप अमेरिका काम करने जाते हैं, MBBS कर लिया, अमेरिका में डॉक्टर बन गए, तो चले गए ना आप भारत को छोड़ करके, तो मुक्त प्रवाह होता है बिना किसी रोक टोक के, वैश्वीकरण कहलाती है प्रोसेस। वैश्वीकरण ने राज्य की भूमिका को बदल दिया है। देखो, राज्य पहले कानून नियम बनाया करता था, लोगों को कंट्रोल करता था, लोगों के लिए सेवाएं, जैसे कि आप देखो कि भारत के अंदर जैसे टेलीकॉम सेक्टर में BSNL कंपनी थी, आज बतेरी कंपनी है ना, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, रिलायंस, ये क्या सब, ये प्राइवेट कंपनियां हैं, ठीक है। तो आज राज्य कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है। राज्य का मतलब यहाँ पर एक देश से है, ठीक है, राज्य का मतलब यहाँ पर केरल, हिमाचल प्रदेश, ये सब नहीं है, ठीक है। तो राज्य की शक्ति और संप्रभुता कम हो रही है। संप्रभुता मतलब राज्य आज दबाव में आकर के निर्णय ले रहा है, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये टाटा, मैकडोनाल्ड्स, ये कंपनियां भारत में हैं, ठीक है, और भारत सरकार को जैसा कहती है भारत सरकार वैसे ही नियम इनके लिए बनाती है, क्योंकि ये अरबों खरबों की कंपनी है दोस्तों, ठीक है, भारत को अच्छा खासा टैक्स देती भी है। तो प्रत्येक देश की हालत यही हो रही है इन बड़ी बड़ी कंपनियों के कारण और वैश्वीकरण के कारण। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के दबाव के अनुकूल ढलने की चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि जैसे कि संयुक्त राष्ट्र है ना, WTO, विश्व व्यापार संगठन है, तो जैसा ये नियम बनाते हैं वैसा भी भारत को चलना पड़ता है। राज्यों ने सार्वजनिक क्षेत्रों में निवेश करना बंद कर दिए हैं, जैसे कि दोस्तों आप देखते होंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल खुल रहे हैं, है ना, बड़ी बड़ी प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो राज्य का काम अब बहुत कम हो गया है, निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन। राज्यों का अपनी अर्थव्यवस्थाओं और राजनीतिक संरचनाओं पर नियंत्रण कम होता जा रहा है। राज्य पर अंतर्राष्ट्रीय निगमों और अंतर सरकारी संगठनों का प्रभाव अधिक बढ़ता जा रहा है। अंतर सरकारी संगठन मतलब दो देशों के बीच में जो संगठन होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये जो ब्रिक्स एक संगठन है ना, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सब देश हैं ब्रिक्स में, और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी SCO, सार्क है, ये सब अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है। इनका प्रभाव अधिक बढ़ता जा रहा है। आज वर्तमान में राज्यों के बीच परस्पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। एक राज्य दूसरे राज्य से, एक देश दूसरे देश से कांटेक्ट ज़्यादा कर रहा है, व्यापार ज़्यादा बढ़ा रहा है। राज्यों का अपनी सीमाओं के बाहर से अधिक खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि दोस्तों आज भारत जैसे देशों को आतंकवाद का सामना करना पड़ रहा है। तो आतंकवाद कहीं ना कहीं बाहर से ही आया है, ठीक है। वैश्विक कानूनों और राज्यों के कानूनों में अंतर बढ़ता जा रहा है। मतलब जैसे कि संयुक्त राष्ट्र ने कोई नियम बना दिया कि आप इस हिसाब से अपने देश के जो मानव अधिकार हैं उनको बनाएंगे, लेकिन भारत कहता है हम तो इस तरह से बनाएंगे। कहीं ना कहीं टकरा रहे हैं दोनों नियम। फलतः राज्यों के पास अपने क्षेत्र में गतिविधियों को नियंत्रित करने की क्षमता कम हो रही है। यानी कि राज्य पहले बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ करता था, राज्य ही डिसीजन लेता था हर एक चीज़ में, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, एजेंसियां, ये सब एक देश पर दबाव बनाती हैं। लेकिन राज्य की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है, यानी कि ऐसा नहीं है दोस्तों राज्य किसी काम का नहीं है। प्रासंगिकता यानी कि इसकी इम्पोर्टेंस आज भी है राज्य की। राज्य क्या करता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन जैसी सामाजिक सेवाएं उपलब्ध करवा के नागरिकों का कल्याण करता है, ठीक है। राज्य मतलब जैसे कि हम सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, सरकारी बसों में ट्रैवल करते हैं, तो वो क्या है, राज्य की सेवाएं तो है। तो राज्य खत्म थोड़ी हो गया है, राज्य बना हुआ है। दूसरा पॉइंट इसमें लिख दो, वैश्वीकरण और बाजार के बीच में संबंध। अभी हमने क्या समझा था, वैश्वीकरण और राज्य के बीच में संबंध। तो कहीं ना कहीं राज्य की संप्रभुता कम हो रही है, राज्य के अधिकार कम हो रहे हैं, इस तरह से याद रखना, राज्य और बाजार के बीच में संबंध। तो वैश्वीकरण से बाजारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ाना,
प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिशन बढ़ती है। विपणन को अधिक कुशल बनाना, विपणन यानी कि मार्केटिंग, उपभोक्ताओं व्यवसायों के लिए अवसर पैदा करना शामिल होता है। आज कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ताओं को आकर्षित करने में मदद मिल रही है। ठीक है, अब जैसे कि कोई अमेरिकी कंपनी है दोस्तों, ठीक है, और भारत में वो एडवर्टाइजमेंट करती है, तो कहीं ना कहीं भारत के जो लोग हैं वो भी अमेरिका के सामान खरीद रहे हैं ऑनलाइन वगैरह। वैश्वीकरण कम कीमतों पर अधिक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन व बिक्री की अनुमति देता है। देखो वैश्वीकरण के कारण हुआ क्या है कि दोस्तों पहले आप किराना स्टोर पे जाते थे, लिमिटेड आपके पास ऑप्शन होते थे, साबुन खरीदनी है, शैम्पू खरीदना, लेकिन आज शॉपिंग मॉल में जब जाते हो तो आंखें चार हो जाती है, वहाँ पे क्या ले क्या ना ले। ठीक है, तो कम कीमत पे अच्छा सामान, अच्छी सेवा हमें मिल रहा है। वैश्वीकरण से खुले बाजार और आपूर्ति श्रृंखलाएं बनती हैं। खुले बाजार मतलब भाई जिसमें टैलेंट है वो मार्केट में आके अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, प्रोडक्ट बना करके बेच सकता है, मुनाफा कमा सकता है जितना उसका मन हो। आपूर्ति श्रृंखला यानी कि सप्लाई चेन्स बनती हैं जो अधिक लचीली और विविधतापूर्ण होती है। यानी कि दोस्तों आज हम अफ्रीका, मध्य एशिया, ठीक है, पश्चिम एशिया, लैटिन अमेरिका के देशों में भी हमारा जो सामान है वो पहुंचा पा रहे हैं। खुली अर्थव्यवस्थाएं बंद अर्थव्यवस्था की तुलना में तेजी से आगे बढ़ती हैं। खुली अर्थव्यवस्था मतलब भाई ऐसा देश जो अनुमति देता है कि भाई हमारे यहाँ पर आओ, व्यापार करो, कंपनियाँ खोलो, फैक्ट्रियाँ खोलो। ठीक है, ये खुली अर्थव्यवस्था होता है, तेज़ी से आगे बढ़ता है वो, वहाँ पे पर्यटन बढ़ता है, रोजगार के अवसर मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो आगे तेज़ी से बढ़ती है। वैश्वीकरण से मुक्त बाजार अवधारणा आई। मुक्त बाजार मतलब फ्री मार्केट इकोनॉमी, यानी कि दोस्तों राज्य का कम से कम हस्तक्षेप होता है बाजार में, बाजार अपने मन मुताबिक चलता है अपने सिद्धांतों पर। ठीक है, उदारीकरण आने से सेवाओं की आउटसोर्सिंग की जाने लगी। उदारीकरण यानी कि सरकार ने भी नियमों में काफ़ी ज़्यादा ढील दे दी है। ठीक है, स्वतंत्रता दे दी है व्यापार वगैरह करने की। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या, जैसे कि इंग्लैंड की कोई कंपनी है, उसका कस्टमर सर्विस सेंटर भारत में बना हुआ है, तो इसे बोलते हैं आउटसोर्सिंग। जिससे कंपनियों की लागत में कमी आई है, जिससे बहुराष्ट्रीय निगमों का मुनाफा काफ़ी बढ़ गया और बाजारों पर सरकारों का नियंत्रण काफ़ी कम हो रहा है। वैश्वीकरण तथा नागरिक समाज देख लो। नागरिक समाज मतलब आप और मैं मिलकर के मान लो किसी एक उद्देश्य के लिए काम करें, जैसे कि शहर के जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाना, तो हमारा जो समाज बनेगा ऐसा वो सिविल सोसाइटी अथवा नागरिक समाज कहलाएगा। तो वैश्वीकरण और नागरिक समाज के बीच एक जटिल रिश्ता है जिसमें नए सामाजिक कर्ताओं का विकास, वैश्विक शासन का लोकतांत्रिकरण और मानवाधिकारों की सुरक्षा वगैरह करना शामिल है। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर मान लो आपके मोहल्ले के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन है और वहाँ पे ऐसी फैक्ट्री खुल गई है, तो काफ़ी सारी संस्थाएं, काफ़ी सारी एनजीओ आगे आ जाते हैं उस फैक्ट्री के विरोध में। ठीक है, तो वो नागरिक समाज ही तो होते हैं, वो लोकतांत्रिकरण और मानवाधिकारों को बढ़ावा देते हैं। वैश्वीकरण नागरिक समाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भाग लेने के लिए नए स्थान बनाता है। नागरिक समाज किसी देश में स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण कर सकता है तथा वैश्विक शासन को भी लोकतांत्रिक बना सकता है। यह मानवाधिकारों को सुरक्षित बनाने में मदद करते हैं ताकि लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास के लाभों में उचित हिस्सा मिल सके। ठीक है, काफ़ी तरह की सिविल सोसाइटी होती है दोस्तों, और उनका काम क्या होता है, नागरिकों की समस्याओं का हल करना। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो वैश्वीकरण के कारण लोगों की जो समस्याएं हैं, ठीक है, वो अब सरकारों के अलावा नागरिक समाज भी हल कर रहे हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, संविधान के संचालन के ढांचे तथा शासन में राज्यकर्ताओं की भूमिका की चर्चा करें। मैं आपको बताता हूँ, कर्ता दो तरह के होते हैं। कर्ता यानी कि एक्टर, ठीक है, फिल्म वाला नहीं। कर्ता दो तरह के होते हैं, एक तो राज्यकर्ता जिसमें एक देश आता है, और एक गैर राज्यकर्ता जिसमें एनजीओ आते हैं। ठीक है, गैर सरकारी संगठन जिसको कहते हो आप, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन आते हैं, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी आती है, वो गैर राज्यकर्ता होते हैं। तो यहाँ पर राज्यकर्ताओं की भूमिका आपसे पूछी है। ठीक है, शासन में राज्यकर्ताओं की भूमिका। तो राज्यकर्ता 3 तरह के होते हैं दोस्तों। विधायिका, जहाँ पे कानून बनते हैं, जैसे कि केंद्र के स्तर पे आप देखते हैं लोकसभा, राज्यसभा, और राज्य के स्तर पे विधानसभा। विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर, ये विधान से बना है। विधायिका, विधान यानी कि कानून, जहाँ पे कानून बनते हैं, नेता ही तो बनाते हैं कानून। कार्यपालिका मतलब बनाए गए जो कानून है सरकार के द्वारा, उनको लागू करने का जो काम है वो कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव करती है। कार्यपालिका भी 2 तरह की होती है, राजनीतिक और प्रशासनिक, आगे समझाऊंगा। और न्यायपालिका, ठीक है, संविधान की व्याख्या करती है न्यायपालिका, और व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा करती है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। विधायिका की शासन में भूमिका देख लो। भूमिका यानी कि क्या योगदान है, क्या कर्तव्य है विधायिका का।
देश के लिए कानून बनाना, वार्षिक बजट और वित्तीय विनियोजन को मंजूरी देना। वित्तीय विनियोजन मतलब भाई भारत में किस तरह से जो पैसा है वो खर्च किया जाएगा अलग अलग योजनाओं में, कार्यक्रमों में, वो वित्तीय विनियोजन कहलाता है। संविधान में संशोधन करना, ये भी विधायिका का काम होता है। सरकारी नीतियों और कार्यों पर बहस करना, प्रश्न और आलोचना के माध्यम से कार्यपालिका को जवाबदेह बनाना, राष्ट्रीय नीतियों, विकास योजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बहस करना, सार्वजनिक शिकायतों हेतु मंच प्रदान करना, नागरिकों का प्रतिनिधित्व करके उनकी समस्याओं का समाधान करना। प्रतिनिधित्व मतलब उनको रिप्रेजेंट करके, जैसे कि कोई गरीब इलाका, वहाँ से भी कोई नेता आता है तो वो लोकसभा राज्यसभा में उनकी जो समस्याएं वो रखेगा। दोषी न्यायाधीशों, राष्ट्रपति और अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को उनके पदों से हटाना। आपने सुना होगा राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है सदन में, तो इस तरह से लिख सकते हो आप। ऐसे ही कार्यपालिका की शासन में भूमिका, ये सवाल अलग से भी पूछा गया है दोस्तों एक बार। राजनीतिक कार्यपालिका, सवाल क्या था, राजनीतिक कार्यपालिका तथा प्रशासनिक कार्यपालिका की शासन में भूमिका बताइए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि भाई राजनीतिक कार्यपालिका होती क्या है। देखो इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्र स्तर पे जो मंत्रिपरिषद होती है जिसमें बड़े बड़े नेता शामिल होते हैं, जैसे कि विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, ये केंद्र स्तर की मंत्रिपरिषद होती है। और राज्यपाल, राज्यपाल है ना राज्य के स्तर पे, और मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद इसमें शामिल होते हैं राजनीतिक कार्यपालिका में, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में इतने लोग आते हैं। ठीक है, ये निम्न कार्य करते हैं: नीति निर्माण और निर्णय लेना, यानी कि पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन लेना, कानून एवं कार्यक्रमों को बनाना, सरकारी विभागों और सार्वजनिक सेवाओं को काम देखना, विदेशी एवं घरेलू नीति बनाना, जनता के प्रति अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करना, यानी कि दोस्तों जनता ने ही चुना है और जनता कुछ उम्मीद रखती है और जनता की उम्मीदों के मुताबिक कानून और नियम बनाए जाते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही होती है नेताओं की जनता के प्रति। ये विधायी प्रक्रिया शुरू करके विधेयक क्या होता है, बिल, जो कि अभी कानून बनने वाला है उसको विधेयक कहते हैं। तो विधेयक कौन तैयार करता है, भाई ये जो नेता होते हैं वही तैयार करते हैं। ठीक है, ये सरकार व जनता के बीच कड़ी का काम करते हैं। अब प्रशासनिक कार्यपालिका की शासन भूमिका देखो, एक मैंने आपको राजनीतिक कार्यपालिका बताई थी जिसमें सारे नेता आते हैं केंद्र स्तर के और राज्य स्तर के, लेकिन प्रशासनिक कार्यपालिका में क्या आएगा, जैसे कि जो जिला कलेक्टर होता है, आईएएस जिसको बोलते हो, आईपीएस जिसको आप भारतीय पुलिस सेवा ये कहते हो, ठीक है, एसडीएम जो उप जिला मजिस्ट्रेट होता है तहसील स्तर पे, और तहसीलदार, ये सब आते हैं प्रशासनिक कार्यपालिका में। ये सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं को, कानूनों को, नियमों को लागू करते हैं। वे सरकारी कार्यालयों के कामकाज की देखरेख व प्रबंध भी करते हैं। प्रबंध यानी कि मैनेज करना। बजट व संसाधनों का आवंटन करते हैं। राजनेताओं के कार्यक्रमों का प्रबंध करते हैं। वे सरकारी एजेंडे को क्रियान्वित करते हैं, यानी कि सरकार जो चाहती है उसको जमीनी स्तर पर लागू करने का जो कोशिश है वो एसडीएम, आईएएस वगैरह करते हैं। ठीक है, तो प्रशासनिक कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, ये जितने भी केंद्र और राज्य स्तर के जो कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी, वो आते हैं। न्यायपालिका की शासन में भूमिका देख लो। न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है, कानून के शासन को बनाए रखती है। न्यायिक समीक्षा के माध्यम से न्यायपालिका कार्यपालिका विधायकों के कार्यों की जांच करती है, यानी कि मान लो संसद ने कोई गलत कानून बना दिया तो उसकी जांच करना, ये न्यायिक समीक्षा होती है, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं इसको इंग्लिश में। कोर्ट वगैरह काम करती है। नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को संरक्षण करना, जैसे कि हमारा स्वतंत्रता अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, धार्मिक और शिक्षा का अधिकार। ठीक है, विवादों का समाधान करती है। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है कोर्ट, और सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह बनाती है। ठीक है, कोई भी अधिकारी है वो संविधान के मुताबिक ही चलेगा। ये न्यायपालिका उसको बार बार आदेश दे करके समझाती है। न्यायपालिका देख लिया अपन ने। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4, शासन में हितधारक की भागीदारी के रूपों का वर्णन करें। हितधारक क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको समझाऊं कि मान लो आपके गांव के अंदर एक बड़ा सा बांध बनने वाला है, डैम बनने वाला है। अब हितधारक कौन कौन हो जाएंगे यहाँ पर, स्टेक होल्डर इसको इंग्लिश में कहते हैं। वहाँ के गांव वाले, है ना, सरकार, इंजीनियर और जितने भी बांध के निर्माण से जुड़े लोग हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, जिन्होंने पैसा भी इन्वेस्ट किया है वो सारे हितधारक हो जाएंगे। समझ गए आप। तो शासन में हितधारक कोई भी व्यक्ति या समूह है जो किसी सरकार या संगठन के निर्णय और कार्य में रुचि रखता है या उनसे प्रभावित होता है। उदाहरण, कर्मचारी निदेशक मंडल। निदेशक मंडल मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, मतलब निदेशक मंडल ही तो कंपनी चलाते हैं जिसमें 3-4 डायरेक्टर होते हैं। और प्रबंधक, मैनेजर, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता समुदाय,
और सरकार, ये सब हितधारक होते हैं। तो आपको भागीदारी के रूप बताने हैं, मतलब किस तरह के, कितने तरह से भागीदारी निभा सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वही लिखना आपको, ठीक है। अब रूप देख लो भाई, रूप देख लो भागीदारी के। परामर्श और संचार, सहयोग और साझेदारी, सशक्तिकरण व प्रत्यक्ष भागीदारी और अन्य रूप। ये क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, किस तरह से जो हितधारक होते हैं वो भागीदार बनते हैं शासन में, ठीक है। ये 4 रूप याद रखना आप। पहला है परामर्श और संचार। परामर्श और संचार, सार्वजनिक बैठकें और मंच के द्वारा नागरिकों से सीधा संवाद स्थापित किया जाता है। जैसे कि दोस्तों गांव के अंदर कई बार जिला कलेक्टर वगैरह आते हैं, एसडीएम वगैरह आता है और गांव के चौपाल पर लोगों से बातें की जाती है, ठीक है। सर्वेक्षण और फीडबैक तंत्र के जरिए सभी हितधारकों से विभिन्न डेटा एकत्र किए जाते हैं। सर्वेक्षण यानी कि सर्वे करना। फीडबैक का मतलब क्या होता है कि जैसे कि सरकार ने एक मनरेगा योजना चला रखी है जिसमें साल के मतलब कुछ दिनों में रोजगार देती है सरकार, तो लोगों से पूछती है कि भैया आपको काम धंधा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और आपको पैसे टाइम पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, योजना का लाभ मिल रहा है। तो लोग फिर फीडबैक देते हैं, विचार देते हैं, ठीक है, उसको फीडबैक कहते हैं। वे रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण। रिपोर्टिंग मतलब रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, प्रकटीकरण का मतलब सरकार है वो जनता के सामने विभिन्न तरह के जो तथ्य है, डेटा वो रखती है, डिस्क्लोज करती है। और फिर किसी भी योजना की प्रगति और परिणाम की चर्चा की जाती है। ये है परामर्श और संचार, ठीक है। इस तरह से लोग हैं, सरकार के अधिकारी आपस में बातचीत करके किसी एक नतीजे पे पहुंचते हैं। सहयोग और साझेदारी, ये भी एक भागीदारी का रूप है शासन में। आंतरिक सहयोग की मदद से सभी हितधारक मजबूत संबंध बनाते हैं। सामुदायिक सहभागिता की सहायता से परियोजनाओं को पूरा किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके गांव में एक डैम बांध बनने वाला है, तो गांव के सारे लोग उसमें शामिल होते हैं, अपनी अपनी राय रखते हैं, सरकार के अधिकारियों के बीच, इंजीनियरों के बीच। संगठनों द्वारा परस्पर साझेदारी भी की जाती है इसमें। सशक्तिकरण और प्रत्यक्ष भागीदारी, ये रूप देख लो। हितधारकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल किया जाता है। हितधारकों को चिंताएं और शिकायतें उठाने के लिए स्पष्ट चैनल प्रदान करना, यानी कि आप ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के जरिए या फ़ोन करके या मिल करके जो जनता है वो अपनी समस्याएं वो सरकार के अधिकारियों नेताओं तक पहुंचा सकती है। हितधारकों द्वारा जोखिम का आकलन करना, भाई बांध बनने से क्या क्या समस्याएं आ सकती है उसका भी देखना। भागीदारी के अन्य रूप देख लो। शेयरधारकों और अन्य निवेशकों के साथ नियमित संवाद करना, आपूर्तिकर्ताओं के साथ लक्ष्यों की प्राप्त करना, लॉबिंग व वकालत करना। लॉबिंग क्या होती है दोस्तों, जैसे कि मान लो गांव वाले किसी एक विधायक या सांसद के घर पहुंच जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और अपने सपोर्ट जुटाने की कोशिश करते हैं, लॉबिंग कहलाती है, ठीक है। ये भी भागीदारी का एक रूप है। क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है समझ में? अगर दोस्तों आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो एक बढ़िया सा कमेंट कर देना, ठीक है, उससे क्या मोटिवेशन मिलता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। वर्तमान युग में, ठीक है, मतलब आज के टाइम पे शासन की चुनौतियां तथा नौकरशाही की बदलती भूमिका वर्णन करें। दोस्तों बार बार आता है लेकिन सवाल समझ में नहीं आता लिखना क्या है इसमें, ठीक है। कुछ भी लिख के आ जाते हैं, फिर नंबर नहीं आते हैं, फिर बोलते हैं अपन इग्नू वाले नंबर नहीं देते हैं। भाई जो पूछा है ना उस हिसाब से लिखो आप। शासन की चुनौतियां क्या हैं? सबसे पहले शासन की डेफिनेशन, अर्थ लिखो इसका। निर्णय लेने की वह प्रक्रिया अथवा साधन जिसके द्वारा निर्णय को लागू करके किसी देश या संगठन या समूह को नियंत्रित किया जाता है, शासन कहलाता है। जैसे कि भारत में जो हमारी सरकार है वो तरह तरह के कानून नियम बनाती है जनता को कंट्रोल करने के लिए, तो ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है शासन। अब चुनौतियाँ लिख दो, चुनौतियाँ, ठीक है। भ्रष्टाचार और जवाबदेही का अभाव, यानी कि नेता हैं काफ़ी सारा पैसा खा जाते हैं, योजनाओं के पैसे खा जाते हैं, जवाबदेही का अभाव, ठीक है। अकाउंटेबल नहीं होते हैं जनता के प्रति। अफसरों की लाल फीताशाही, यानी कि अफसर है कठोर नियम बनाते हैं। प्रशासनिक उदासीनता, यानी कि अफसरों को, अधिकारियों को कोई चिंता नहीं होती किसी इलाके का विकास करना नहीं करना। कानूनों का सही कार्यान्वयन न होना, मतलब कानूनों को सही रूप से लागू नहीं करना। अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप, संसाधन और बुनियादी ढांचे की बाधाएं, वंचित समूह की समस्याओं का समाधान नहीं होना। वंचित समूह मतलब जैसे कि दोस्तों जो SC ST के लोग हैं, ठीक है, और समाज में जिनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति खराब है, ठीक है, तो ऐसे जो वंचित समूह हैं उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होना, ये भी शासन में आज एक बड़ी चुनौती है। कॉरपोरेट प्रशासन में सभी हितधारकों के बीच संतुलन नहीं होना। कॉरपोरेट प्रशासन क्या होता है? एक कंपनी, दोस्तों जैसे कि एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, टाटा कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, तो ये कंपनियां भी तो दोस्तों नियमों के एक सेट के द्वारा ही चलती हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रशासन चलाया जाता है कंपनी में उसको कहते हैं कॉरपोरेट प्रशासन या निगम प्रशासन। तो वहाँ पर सारे जो हितधारक होते हैं उनके बीच में संतुलन नहीं होना, कोई नाराज़ हो जाता है, किसी को पैसा कम मिलता है कंपनी में,
ठीक है, किसी की बात नहीं सुनी जाती, तो ये भी एक चुनौती है। सुरक्षा और गोपनीयता से संबंधित मुद्दे, और जैसे कि दोस्तों, जैसे कि सरकार ने आधार कार्ड पैन कार्ड ले रखा है, ठीक है, उस डेटा का सरकार क्या उपयोग करती है, तो वो भी एक मुद्दा है अपने आप में। डिजिटल असमानता, दोस्तों शहरों में तो सबको मोबाइल टैबलेट चलाना आता है, लेकिन गाँव के अंदर आज भी मतलब लोगों के पास में बिजली, मोबाइल, इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, तो इसको कहते हैं डिजिटल असमानता। विभिन्न मंत्रालयों के बीच संचार व समन्वय की कमी, तो अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर, उनके बीचों बीच, है ना, कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन का जो अभाव है वो पाया जाता है। दो मंत्रालय आपस में बात ही नहीं करते हैं। पारदर्शिता व जवाबदेहिता की कमी, पारदर्शिता यानी कि सरकार है खुले रूप से, स्पष्ट रूप से मतलब बताती नहीं है जनता को कि हम ये योजना ला रहे हैं, इस योजना का ये रिजल्ट आया है। जवाबदेहिता आप समझते ही हैं, एक जिम्मेदारी होती है सरकार की, वो सही से नहीं निभाती है सरकार कभी कभी। विलंबित न्याय व कमजोर नागरिक समाज, नौकरशाही की बदलती भूमिका, ये देख लो भाई, थोड़ा सा ये सवाल समझ में नहीं आता है। नौकरशाही, अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ज़िले का जो मालिक होता है वो जिला कलेक्टर होता है, आईएएस ऑफिसर उसको कहते हैं। वो क्या है, एक नौकरशाह व्यक्ति है। वो नौकरशाह व्यक्ति जो कि सरकार के द्वारा बनाए गए योजनाएं हैं, कार्यक्रम है ना, और कानून है, उसको लागू करता है एक ज़िले के अंदर। तो उसके द्वारा जो मतलब सेवाएं दी जाती है उसको नौकरशाही कहा जाता है। वो खुद नौकरशाह है और नौकरशाही उसके द्वारा दी गई सेवा का नाम है। तो नौकरशाही की बदलती भूमिका यानी कि पहले जो मतलब प्रशासनिक अधिकारी थे दोस्तों, बहुत सख्त रूप से काम किया करते थे, जनता के इतने सुनते नहीं थे, ठीक है। तो आज चीज़ें बदल रही है। आज देख रहे हो दोस्तों, ऑनलाइन ही अपन बहुत सारे काम कर लेते हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, राशन कार्ड बनाना, एडमिशन फॉर्म जमा करना, बिल वगैरह भर देना, ठीक है। ये सब दोस्तों क्या है, नौकरशाही में आज भूमिकाएं बदल रही है। आज जो जिला कलेक्टर है वो अलग तरीके से काम करता है, एसडीएम अलग तरीके से काम करता है, ठीक है। उसको घर घर जाकर भी मतलब कई बार सर्वे वगैरह करना पड़ सकता है। तो ऐतिहासिक रूप से नौकरशाही नियम, कानून व्यवस्था तथा राजस्व संग्रह पर जोर देती थी। राजस्व संग्रह करना मतलब टैक्स को कलेक्ट करना, कर को इकट्ठा करना। आज नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेट्स आर्थिक विकास बढ़ाकर सामाजिक परिवर्तन पर भी जोर देते हैं, यानी कि समाज में कोई भी व्यक्ति पीछे ना छूटे। नौकरशाही नागरिकों के प्रति अधिक संवेदनशील हो गई है। विश्वास और दक्षता बढ़ाने हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्मों का उपयोग किया जा रहा है, यानी कि ऑनलाइन सेवाएं देने का काम बढ़ गया है। अब लाल फीताशाही कम की जा रही है। लाल फीताशाही यानी कि सरकारी अधिकारी अब कठोर नियम नहीं बनाते हैं। अब केवल नीतियों को लागू करने के बजाय नौकरशाह प्राकृतिक आपदाओं, सार्वजनिक स्वास्थ्य के संकट, शिक्षा सुधार जैसे मुद्दों को सक्रिय रूप से हल कर रहे हैं। दक्षता और पारदर्शिता में सुधार लाने हेतु ई गवर्नेंस मतलब दोस्तों इंटरनेट की मदद से जो शासन में सेवाएं दी जाती है उसको कहते हैं ई गवर्नेंस। और डेटा आधारित तकनीकों का उपयोग नौकरशाही में बढ़ा है। जवाबदेहिता और सुधार किया जा रहा है। नौकरशाही जटिल समस्याओं से निपटने के लिए निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ मिलकर के काम कर रही है। यानी कि दोस्तों जैसे कि एक ज़िले के अंदर कोई बाढ़ आ गई है तो वहाँ पर काफ़ी सारे एनजीओ, प्राइवेट कंपनीज वगैरह, ठीक है, और सरकार खुद भी सब मिलकर के काम आज कर रहे हैं। पर्यावरण प्रबंधन, शहरी नियोजन की जो सिटी का जो प्लान, सिटी में जो प्लानिंग की जाती है, कहाँ पर लाइट लगनी है, कहाँ पर हॉस्पिटल्स, स्कूल्स वगैरह बनने हैं, कहाँ पे मेट्रो बननी है, शहरी नियोजन होता है। डिजिटल परिवर्तन जैसे मुद्दों को हल करने हेतु नौकरशाही में विशेषज्ञता आ रही है। यानी कि दोस्तों उन्हीं नौकरशाहों को आज सरकार है वो किसी जगह पे भेज रही है जहाँ जो स्किल्स है जिनको काम आता है। क्वेश्चन नंबर 6, समकालीन समय में, समकालीन का मतलब है कंटेम्प्रेरी, यानी कि आज का जो टाइम है उसमें मीडिया शासन में प्रासंगिक भूमिका निभाती है। जैसे कि अखबार है ना, टेलीविज़न है, सोशल मीडिया है, ये सब दोस्तों शासन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आओ समझते हैं, 20 नंबर का सवाल आएगा। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ठीक है। मीडिया सरकारी निर्णयों और कार्यों की जांच करता है। आप मीडिया के बारे में जो भी आपके मन में आता है, मतलब शासन में किस तरह से वो अपना योगदान देती है, वो सब आप लिख सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है किताब की जो भाषा, बुकिश लैंग्वेज वही लिखो, ठीक है। तो मैंने वैसा ही लिखा है दोस्तों कि मीडिया सरकारी निर्णय, सरकार जो डिसीजन लेती है और काम जो करती है उसकी जांच करती है मीडिया। कई बार टेलीविज़न में दिखाती रहती है ना, सरकार ने ये काम किया है, ऐसा कर दिया है, उस नेता ने वो कर दिया है। अधिकारी अपने कार्य के लिए जवाबदेह बन गए हैं आज। मतलब प्रत्येक जो अधिकारी है दोस्तों उसको डर लगा रहता है कहीं ना कहीं मैं काम नहीं करूँगा तो मीडिया है उसमें मैं आ जाऊँगा। मीडिया भ्रष्ट आचरण यानी कि व्यवहार की जाँच करके उसे उजागर करके मीडिया भ्रष्टाचार को सामने लेके आती है और एक पारदर्शी सामाजिक व्यवस्था बनाने में
मदद करती है। मीडिया निष्पक्ष पत्रकारिता को बढ़ावा देकर सरकारी कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ावा देती है। मीडिया कानून के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाती है। मीडिया नागरिकों को सरकारी कार्यों नीतियों और घटनाओं के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करती है। सरकार के जितने भी काम हैं, योजनाएं हैं, प्रोग्राम हैं, स्कीम्स वगैरह हैं, उनको जनता तक कौन पहुंचाती है? मीडिया। जैसे टेलीविज़न, जैसे कि न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, ट्विटर वगैरह, ठीक है। मीडिया सार्वजनिक बहस के एक मंच के रूप में कार्य करता है। आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे कि आज तक है, जी न्यूज़ है, वहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, ठीक है, आपस में डिबेट करते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है मीडिया। तो वहाँ पे अलग अलग विचार सुनते हैं। दृष्टिकोण का मतलब अलग अलग विचार या नज़रिया। यह जनता के विचारों को सरकार तक पहुंचाती है तथा सरकार के निर्णयों को जनता तक पहुंचाती है। मीडिया विकासशील देशों में नागरिकों को उनके अधिकार व कर्तव्य बताती है। गरीब देशों में मीडिया बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम करती है। मीडिया ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मुद्दे समझाकर शिक्षित करती है। मीडिया सरकारी कार्यवाहियों और दस्तावेजों को अधिक सुलभ बनाकर मीडिया एक पारदर्शी और खुली सरकार को बढ़ावा देती है। तो मीडिया के बारे में जो भी आप लिख सकते हैं वो सही होगा, ठीक है। मीडिया लोगों को चुनाव व मानवाधिकारों की जानकारी भी देती है कि आपके क्या राइट्स हैं। मीडिया जनता के लिए शिकायत निवारण के साधन के रूप में काम करती है, यानी कि अगर जनता को किसी भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो वो मीडिया तक पहुंच जाते हैं, लोगों तक बताते हैं, फिर सरकार तक वो बात पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 7, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने हेतु भारत में शुरू की गई पहले बताइए। पहल का मतलब भारत सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए, एफर्ट्स आपको बतानी है, इनिशिएटिव्स भी कह सकते हो। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ICT इसको कहूँगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देखते हो कि इंटरनेट के माध्यम से सरकार है वो विभिन्न सेवाएं हैं वो हर घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मोबाइल में ही एप्लीकेशन के ज़रिए आज हम राशन कार्ड, हमारा पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ठीक है, और भी जो सरकारी सेवाएं हैं, है ना, राशन वगैरह लेना, अस्पताल, अगर हम किसान हैं तो हम अब जो अपनी फसल है वो भी ऑनलाइन बेच सकते हैं। तो सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए? 1970 में भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना की गई 1970 में, और राष्ट्रीय इंफॉर्मेटिक्स केंद्र NIC ये 1977 में बना। 1987 में सूचना विज्ञान केंद्र नेटवर्क की स्थापना हुई। इसके बाद राष्ट्रीय इंफॉर्मेटिक्स केंद्र की जिला सूचना प्रणाली बनाई गई, यानी कि प्रत्येक जिले में दोस्तों लोगों तक सेवाएं पहुंचाने के लिए, ठीक है, लोगों तक सेवाएं पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय इंफॉर्मेटिक्स केंद्र भी बनाए गए। फलतः भारत में ई-शासन की शुरुआत हुई थी 1987 के बाद ही। ICT द्वारा, यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के द्वारा नागरिकों को सेवाएं देने हेतु 18 मई 2006 में राष्ट्रीय ई-शासन योजना को शुरू किया गया। इसके तहत 27 प्रकार की स्कीमें चलाई गई। इन स्कीमों का कार्यान्वयन, यानी कि इनको लागू करने का काम केंद्रीय व राज्य मंत्रालयों द्वारा किया जाता है। ई-शासन के तहत नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। देखो दोस्तों, 2012 में राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी नीति बनाई थी भारत सरकार ने। तो इस नीति का क्या उद्देश्य था? नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, यानी कि उनको काम धंधा सिखाना, ठीक है, जिससे कि थोड़ा बहुत पैसा कमाएं, वित्तीय क्षेत्रों में अच्छी सेवाएं देना, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी को विकसित करने हेतु अच्छा माहौल तैयार करना, मानव संसाधन विकास पर ध्यान देना, ई-शासन को प्रोत्साहन या बढ़ावा देना, IT सेवा में, यानी कि सूचना और तकनीकी सेवा में भाषाओं का विस्तार करके सेवाओं को आसान बनाना, सुरक्षित साइबर स्थल बनाना, किसी के साथ साइबर क्राइम ना हो, धोखाधड़ी ना हो किसी के साथ ऑनलाइन। अन्य प्रयास देख लो भारत सरकार के। केरल में फ्रेंड्स पहल शुरू की गई जिसमें लोग वित्तीय लेन देन आराम से कर सकें। 2011 में ई-प्रोक्योरमेंट शुरू किया गया जिससे सरकारी टेंडरों में पारदर्शिता, यानी कि जो सरकारी ठेके छूटते हैं, नीलामी होती है सरकारी, उसके लिए ई-प्रोक्योरमेंट शुरू किया गया था 2011 में। 2002 में दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा ई-मित्र केंद्रों की स्थापना की गई, जहां पर अपन सरकारी जो काम है वो कर सकते हैं, ठीक है, वहां आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, राइट, ये सब काम होते हैं वहाँ पे ई-मित्र पर। ये राजस्थान सरकार की योजना है। केरल में 2002 में नागरिक सेवाओं को अच्छा बनाने हेतु अक्षय पहल शुरू की गई थी। इसके अलावा दोस्तों 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया पहल शुरू की गई। डिजिटल इंडिया पहल कब शुरू की गई? 1 जुलाई 2015 को। तो लोगों के बीच डिजिटल असमानता को कम करना शामिल था। शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी सेवाओं के क्षेत्र में बेहतर सेवाएं प्रदान करना, देश में तकनीकी प्रगति, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य था, ठीक है। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड का निर्माण, मतलब कि जो इंटरनेट की स्पीड है उसको बढ़ाना भी इसका एक पर्पस था।
गांव व दूर दराज इलाकों में जहां पर इंटरनेट नहीं है वहां पर इंटरनेट पहुंचाना, युवाओं को आईटी कौशल देना, यानी कि जो कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान है, सूचना से संबंधित ज्ञान है, सूचना प्रौद्योगिकी, वो ज्ञान देना। सरकारी दस्तावेजों का डिजिटलीकरण करना। आप देखते हैं दोस्तों, आज सरकारी जो दफ्तर है, कार्यालय हैं, वहाँ पर आपको फाइलों के ढेर नहीं मिलते हैं क्योंकि कंप्यूटर में सारे डेटा ऑनलाइन चढ़ गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण करना, यानी कि भारत के अंदर ही दोस्तों जैसे कि चिप वगैरह बनाई जा रही हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक मशीनें बनाई जा रही हैं ताकि हम आयात कम करें, निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा करें और भारत की जो इकोनॉमी है वो बढ़े। डिजिटल इंडिया पहल के तहत शुरू की गई सेवाएं, आधार कार्ड, है ना, स्टार्टअप इंडिया, भारत नेट, स्टार्टअप इंडिया, ई नाम ये कृषि क्षेत्र की योजना है, और डिजिटल लॉकर, भीम यूपीआई, ई हॉस्पिटल, ठीक है। ये स्टार्टअप की जगह 2 बार रिपीट हो गए, यहाँ पर स्टैंड अप इंडिया लिख लेना, स्टैंड अप इंडिया। सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति भी 2019 में बनी थी, जिसका उद्देश्य था घरेलू स्तर पर सॉफ्टवेयर उद्योग को बढ़ावा देना, ठीक है। हो गई यहाँ तक याद। आगे चलते कुछ सवाल 10-10 नंबर के भी आते हैं दोस्तों, टिप्पणी लिखना आपको। सतत मानव विकास क्या चीज़ है, इसके अलावा कॉरपोरेट शासन का मतलब, इसका महत्व, सिद्धांत क्या, नागरिक चार्टर किसे कहते हैं, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व सीएसआर किसे कहते हैं। एक एक करके समझ से, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो यार कमेंट जरूर करना, मतलब कितना आपको समझ में आया है, क्या ये वीडियो हेल्प कर रही है। सतत मानव विकास, सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट किसे कहते हैं दोस्त, मानव जीवन को बेहतर बनाने और भविष्य की पीढ़ियों, यानी कि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है, उनको अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान में कल्याण सुनिश्चित करने की जो प्रक्रिया है, उसको सतत मानव विकास कहते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कि मान लो आपके घर में गाड़ी है, ठीक है, कार है, और आपको आधा किलोमीटर दूर जिम में जाना है, लेकिन आपने सोचा कि यार आज मैं कार लेके नहीं जाऊंगा जिम में क्योंकि आज मैंने पेट्रोल जलाया, तो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो पेट्रोल देख ही नहीं पाएंगी। तो जो आने वाली पीढ़ियाँ, उनका भी ध्यान रखना और अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा करना, ये सतत मानव विकास कहलाता है। SHD यानी कि सतत मानव विकास का प्राथमिक लक्ष्य दीर्घकालिक क्षति पहुँचाए बिना, यानी कि ऐसा नुकसान न पहुँचाएं हम इन्वायरमेंट को लंबे समय तक, जिससे कि हमें भोजन, ऊर्जा, पानी ही ना मिले। तो दीर्घकालिक क्षति पहुंचाए बिना भोजन, ऊर्जा, पानी और स्वच्छता को पूरा करना है, तथा विकास से प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास नहीं होना चाहिए। ह्रास यानी कि उनकी गिरावट नहीं होनी चाहिए और हमारा काम भी बन जाए। और सतत मानव विकास में 3 पक्षों पर चर्चा की जाती है। आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन। सामाजिक समावेशन क्या होता है, जिसमें समाज का प्रत्येक वर्ग है वो शामिल होता है, ठीक है। समावेश यानी कि इंक्लूसिवनेस, समाहित कर लेना। और पर्यावरण संरक्षण, SHD का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना जहां व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता का विकास कर सके तथा सम्मान, स्वतंत्रता का जीवन जी सके। इसमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों का न्यूनतम प्रभाव डालने की कोशिश की जाती है। सतत मानव विकास के उदाहरण देखो, 2000 ईस्वी में बने थे सहस्त्राब्दी विकास के लक्ष्य, है ना, जैसे कि गरीबी को कम करना, महिलाओं का सशक्तिकरण, है ना, बेरोजगारी दूर करना, ये कुछ ऐसे सहस्त्राब्दी विकास के लक्ष्य थे। और इसके अलावा दोस्तों 2015 ईस्वी में सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए गए। अब क्वेश्चन नंबर 8 में दूसरा पार्ट देखते हैं, कॉरपोरेट अथवा निगम शासन का मतलब, इसका क्या महत्व है और इसके क्या सिद्धांत हैं। 20 नंबर का भी ये अलग से सवाल आ चुका है, 10 नंबर का भी अगर आए तो जो भी आपने पढ़ा वो लिख के आ जाना, 10 नंबर का उसी हिसाब से। वर्ड्स लिमिट्स याद रखना बस, है ना, वर्ड्स लिमिट, शब्दों की सीमा कम होनी चाहिए 10 नंबर के सवाल में, ठीक है। कॉरपोरेट शासन का मतलब क्या है, कोई कंपनी कैसे संचालित होती है, कैसे चलती है। इसमें कंपनी के कामकाज के नियम, प्रक्रिया और नीतियों का एक तंत्र शामिल होता है। यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के सभी हितधारकों के हितों की रक्षा हो, जिसमें शेयर धारक, जिसने कुछ पैसा देके स्टॉक वगैरह खरीद रखा है, कंपनी का हिस्सेदार है, उसे शेयर धारक कहते हैं। कर्मचारी, ग्राहक और समुदाय शामिल होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कॉरपोरेट शासन का मतलब क्या है कि इसमें नियम होते हैं, प्रक्रियाएं होती है, नीतियां होती है, जिससे कि ये कंपनी चलती है, जिससे सभी हितधारकों का भला हो, ऐसे भी लिख सकते हो आप। निगम के शासन में, यानी कि कॉरपोरेट शासन में 3 प्रमुख कार्यकर्ता होते हैं। शेयर धारक कौन होते हैं, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, जैसे कई बार हम रिलायंस में स्टॉक खरीदते हैं ना, ऐसे ही कार्यकारी प्रबंधक, ये कंपनी के दिन प्रतिदिन के कामकाज को मैनेज करते हैं। ये निदेशक मंडल के प्रति जवाबदेह होते हैं, यानी कि जो भी काम करते हैं
वो निदेशक मंडल को बता के ही करते हैं, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कार्यकारी प्रबंधक निदेशक मंडल के प्रति। और निदेशक मंडल कौन होते हैं? ये शेयरधारकों द्वारा चुने जाते हैं और कंपनी के शासन हेतु जिम्मेदार होते हैं। सॉरी। कॉर्पोरेट शासन का महत्व देख लो अब। अच्छा कॉर्पोरेट शासन कंपनियों की प्रतिष्ठा विश्वसनीयता स्थापित करने में मदद करता है। इससे कंपनी लंबे समय तक बाजार में टिकी रहती है और उसकी आर्थिक स्थिति बढ़िया बनी रहती है। अब देखो, कोई कंपनी का कॉर्पोरेट शासन अच्छा है ना, इसका मतलब मार्केट में लंबे टाइम तक टिकेगी, मुनाफा कमाती रहेगी। यह कंपनियों के विभिन्न तरह के जोखिमों को कम करने में मदद करता है। यह धोखाधड़ी, कुप्रबंधन, अनैतिक प्रथाओं को रोकने में मदद करता है। कंपनी के अंदर ऐसा कोई भी काम ना हो जिससे कि कंपनी की इमेज गिरे, तो ऐसा प्रशासन चलाया जाता है कंपनी में। यह शेयर धारकों ग्राहक कर्मचारी समुदाय के बीच विश्वास और पारदर्शिता बढ़ाता है, ठीक है। कौन? कॉर्पोरेट शासन। कॉर्पोरेट शासन यह कंपनियों के सकारात्मक प्रदर्शन और दीर्घकालिक सफलता में योगदान देता है। यह कंपनियों को सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनाता है, यानी कि जिस समाज में रह कर के कंपनी वहाँ पे रन करती है, चलती है, उस समाज को ही भला हो, है ना। जैसे कि दान दे दिया, सड़क बना दी, पेड़ पौधे लगा दिए, गरीबों को पढ़ा दिया, ठीक है, गरीब बच्चों को, तो सामाजिक रूप से जिम्मेदार होती है कंपनियाँ। वही शासन अच्छा कॉर्पोरेट शासन कहलाता है। यह कंपनियों को कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करवाने में मदद करता है, यानी कि जैसे कि भारत सरकार ने प्राइवेट कंपनियों के लिए नियम कानून बनाए हैं, ठीक है। अगर किसी कंपनी का कॉर्पोरेट शासन अच्छा है तो वो कंपनी उन नियम कानूनों को अच्छे से फॉलो करेगी। कॉर्पोरेट शासन के सिद्धांत क्या? 6 सिद्धांत है टोटल। प्रभावी कॉर्पोरेट शासन के ढांचे के लिए आधार सुनिश्चित करना, ये पहला सिद्धांत है कॉर्पोरेट शासन का। प्रभावी कॉर्पोरेट शासन के ढांचे के लिए आधार सुनिश्चित करना। इसमें पारदर्शी व कुशल बाजारों को बढ़ावा दिया जाता है। सभी कार्य कानून के अनुसार होते हैं। विभिन्न पर्यवेक्षी जो मॉनिटर करते हैं, नियामक यानी कि जो नियम बनाते हैं, और प्रवर्तन जो कि नियमों को लागू करते हैं, ऐसे कुछ अधिकारी होते हैं कंपनी में। तो इनके बीच जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन होता है। कॉर्पोरेट शासन का ये पहला सिद्धांत है। सबके अलग अलग काम होते हैं। शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित रखे जाते हैं, दूसरा सिद्धांत। इसमें शेयरधारकों के स्वामित्व के अधिकार सुरक्षित रखकर उन्हें सुविधाएं दी जाती है। अतः शेयरधारकों की जानकारी सही समय पर देकर शेयरों का हस्तांतरण उचित तरीके से किया जाता है। साथ ही बैठकें करवाकर चुनाव भी करवाए जाते हैं। मैंने आपको कहा था ना, जो निदेशक मंडल उनको कौन चुनता है? शेयरधारक चुनते हैं। टाइम टू टाइम बैठकें करवाकर उनको चुना जाता है। शेयरधारकों से उचित व्यवहार भी किया जाता है। देखो, मैं हर बात नहीं लिखूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर। हितधारकों की उचित पहचान करने, यानी किसी कंपनी में वास्तविक हितधारक कौन है, ठीक है, जो सही मायने में जुड़े हुए हैं, कंपनी में योगदान कर रहे हैं, है ना। ये चौथा सिद्धांत है कॉर्पोरेट शासन का। पांचवा, प्रकटीकरण और पारदर्शिता। कंपनी अपने वित्तीय स्थिति, प्रदर्शन, स्वामित्व और शासन से संबंधित सभी जानकारियों को अपने हितधारकों के बीच सही रूप से प्रकट करती है। बोर्ड की जिम्मेदारियां। कंपनी अपनी रणनीतिक मार्गदर्शन, बोर्ड द्वारा प्रबंधन की सही जानकारी व निगरानी करती है। शेयरधारकों के बीच जवाबदेही सुनिश्चित करती है। कौन? कंपनी। मतलब कंपनी सबको देखती है, जितने भी हितधारक है, जितने भी मतलब ये आपके कार्यकारी प्रबंधक है, निदेशक मंडल है, कंपनी इन सबको देखती है। सबकी अलग अलग जिम्मेदारी होती है। और खासकर बोर्ड विशेष रूप से महत्व रखता है, क्योंकि बोर्ड ही तो चलाता है। जो निदेशक मंडल है, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको कहते हैं, वही तो कंपनी चलाता है, ध्यान देना। आगे दोस्तों, सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर, इसको नागरिक घोषणा पत्र भी कहते हैं। सिटीजन चार्टर को नागरिक घोषणा पत्र, ठीक है। क्या चीज़ है? यह एक डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, जिसके तहत एक सेवा प्रदाता, मतलब सेवा देने वाला, जैसे कोई सरकारी एजेंसी, अपने नागरिकों को पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक हितैषी तरीके से सेवाएं प्रदान करने तो प्रतिबद्ध होते हैं। यह सेवा मानकों, समय सीमाओं और शिकायत निवारण तंत्रों की रूपरेखा तैयार करता है, जिसका उद्देश्य गुणवत्ता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करके सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार करना तथा नागरिकों को सशक्त बनाना है। देखो, समझ में नहीं आ रहा तो मेरी बात ध्यान से सुनो। सिटीजन चार्टर क्या चीज़ है? नागरिक घोषणा पत्र। जैसे कि मान लो दोस्तों, किसी देश में कोई सरकारी एजेंसी है, सरकारी संस्था है, वो एक डॉक्यूमेंट तैयार करती है कि हम 2030 तक आपके लिए ये सब काम करने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें तरह तरह की योजनाएं लिखी होती हैं। वो योजनाएं कब तक पूरी की जाएंगी, उन योजनाओं की क्या योग्यताएं होंगी, कौन कौन लोग हैं एलिजिबल होंगे, ठीक है, कौन लोग उसका फ़ायदा उठा सकेंगे, वो सब सिटीजन चार्टर में लिखा होता है,
ठीक है, समझ गए। तो सेवा देने वाला जो एजेंसी है उसको सेवा प्रदाता कहते हैं, राइट। तो इसकी शुरुआत ग्रेट ब्रिटेन में 1991 में हुई थी। मुख्य विशेषता देख लो, सेवा मानक सुनिश्चित करना, पारदर्शिता रखना तथा सही समय पर सूचना देना, विकल्प और परामर्श देना, गैर भेदभाव सुनिश्चित करके शिकायतों का निवारण करना, अधिकारियों के बीच शिष्टाचार बढ़ाकर, यानी कि अधिकारी विनम्र होकर ही जनता से मिले, जनता को बताएं कि ये नागरिक घोषणा पत्र है, इसके सहायता से ही काम किया जा रहा है, इसके अनुसार ही काम किया जा रहा है, ताकि सेवाओं का मूल्य कम से कम रखा जा सके। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट सवाल, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व, CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज़ है, बार बार आता है दोस्तों, इस बार भी आ सकता है। क्या चीज़ है, जैसे कि दोस्तों रिलायंस कंपनी है, ठीक है। अब रिलायंस के ट्रस्ट भी है, जैसे कि टाटा का ट्रस्ट है, वो गरीब बच्चों के लिए भी काम करते हैं, ठीक है, पर्यावरण के लिए भी काम करते हैं। तो कंपनी जैसे 100 रुपये कमाती है, उसमें 2 रुपये है, मान लो 2 रुपये या 5 रुपये समाज की भलाई के लिए लगाए, तो उनकी जिम्मेदारी एक दायित्व है, वही क्या कहलाता है, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व है। तो CSR किसी कंपनी का दायित्व है या कर्तव्य होता है जिसमें वह व्यावसायिक लाभ के साथ साथ समाज व पर्यावरण का भी ध्यान रखती है। CSR के माध्यम से कंपनी मानवाधिकारों को सुरक्षित करके कर्मचारी के कल्याण को प्रोत्साहित करती है। कंपनी पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियां अपनाकर समाज में परोपकारिता के कार्य भी करती है। CSR के प्रकार देख लो, पहला पर्यावरणीय जिम्मेदारी, जैसे कि पेड़ पौधे लगा देना। आर्थिक जिम्मेदारी, कंपनी अपने सभी हितधारकों के बीच लाभ का जितना भी पैसा कंपनी को प्रॉफिट हुआ है सबको बराबर बांट देना, जितने भी हितधारक होते हैं। हितधारक मतलब कंपनी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे कर्मचारी हो, चाहे सरकार हो, समाज हो, ठीक है, ग्राहक हो। परोपकारी जिम्मेदारी, जैसे कि दान पुण्य करना। नैतिक जिम्मेदारी भी होती है, CSR का चौथा टाइप है। कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए दोस्तों काम के उचित घंटे बना देना, है ना, ये सब सुरक्षित माहौल बनाना। अब क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, विकेंद्रीकरण की अवधारणा तथा इसके विभिन्न आयाम बताएं। विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। और जैसे कि भारत के अंदर क्या है कि देखो, केंद्र स्तर पर भी सरकार निर्णय लेती है, पावर होती है ना केंद्र सरकार के पास, दिल्ली में पावर है। उसके बाद में दोस्तों राज्यों के पास में भी पावर है, राज्य का मुख्यमंत्री है, राज्य का राज्यपाल है। उसके बाद में दोस्तों जैसे कि हम गाँव की बात करें तो यहाँ पर ग्राम पंचायत के पास में भी पावर होती है, ठीक है। ऐसे शहरों में दोस्तों जो आप नगर निगम है, नगर पालिका या नगर परिषद है, इनके पास में पावर होती है। तो पावर बटी हुई होती है। तो उच्च स्तर से जब निम्न स्तर तक अगर पावर बटी हुई रहती है, शेयर होती है पावर, तो इसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। इसके आयाम बताने, प्रकार बताने, समझ गए। अब लिख दो। अब अवधारणा में मतलब आपको डेफिनेशन बतानी होती है, क्या आप समझते हैं। विकेंद्रीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें अधिकारों को शक्तियों व कार्यों को शीर्ष स्तर से निचले स्तर तक हस्तांतरित किया जाता है, यानी कि ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। विकेंद्रीकरण एक विभिन्न स्तरों पर स्वायत्तता प्रदान करता है, जैसे कि केंद्र स्तर पर भी कुछ नेता डिसीजन लेते हैं। ऐसे ही दोस्तों राज्य स्तर पे जैसे कि मतलब केरल है, हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पर भी जो मुख्यमंत्री है वो अपने स्तर पे डिसीजन लेता है, जिससे अधिकारी या नेता विशिष्ट कार्यों को संभालने तथा दैनिक निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं, जिससे शीर्ष प्रबंधन रणनीतिक निर्णय ले पाने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो दोस्तों जैसे कि पावर बटी होंगी, काम बटे होंगे, तो जो दिल्ली में जो बैठे लोग हैं, नेता है, बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री है, ठीक है, तो उनके पास में ज़्यादा टाइम होगा ना कि वो देश के लिए अच्छा सोच सके, इसलिए पावर बांटी जाती है दोस्तों। विकेंद्रीकरण के दोस्तों कुछ आयाम देख लो। राजनीतिक, प्रशासनिक, कार्यात्मक, वित्तीय। राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव, कार्यात्मक यानी कि फंक्शनल, वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल। ये 4 प्रकार होते हैं विकेंद्रीकरण के, याद कर लो। पहला है राजनीतिक आयाम दोस्तों, इसमें शीर्ष स्तर के राजनेता मध्यम स्तर तथा स्थानीय स्तर के नेताओं को अधिकार, शक्तियाँ, कार्य सौंपते हैं। भारत में यह केंद्र स्तर, राज्य स्तर तथा स्थानीय स्तर पर काम करता है। तो आप यही याद रखना कि जैसे कि जितने भी टॉप लीडर्स हैं, जैसे कि वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, रेलवे मंत्री, ये सब क्या करते हैं दोस्तों, अपने अधिकार और जो इनकी शक्तियाँ हैं वो कुछ राज्य स्तर पर भी कुछ नेताओं को, छोटे नेताओं को सौंप देते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हो। इससे स्थानीय स्तर पर जैसे ग्राम पंचायतों को निर्णय लेने की शक्तियाँ मिली हैं। प्रशासनिक आयाम देख लो, या प्रशासनिक विकेंद्रीकरण एक ही बात है। इसमें केंद्र सरकार के अधिकारी राज्य तथा स्थानीय स्तर के अधिकारियों के बीच कार्यों तथा शक्तियों का वितरण होता है, यानी कि केंद्र पर भी तो काम करते हैं, जैसे कि IAS वगैरह हो गए, IPS ऑफिसर हो गए, ठीक है, और तहसील लेवल पे जैसे कि SDM ऑफिसर हो गया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, ठीक है।
तो आप यही याद रखो कि भाई जो बड़े अधिकारी हैं जब छोटे अधिकारियों को अधिकार आज़ादी कार्य सौंपते हैं, इसको प्रशासनिक आयाम कह सकते हैं। इस प्रक्रिया में स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक सेवाओं को अधिक उत्तरदायी, कुशल व प्रभावी बनाने के लिए नियोजन, वित्त पोषण तथा प्रबंधन शामिल है। नियोजन यानी कि प्लान करना। कार्यात्मक विकेंद्रीकरण क्या दोस्तों, भाई लिख दो आप इसमें विशिष्ट कार्य, जैसे कि मतलब दिल्ली से आदेश आया कि भाई जो पंजाब है वहाँ पर किस 2-3 अधिकारियों को ये विशेष काम सौंपे जाएं, ठीक है। तो जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, अगर कुछ विशिष्ट काम करवाते हैं किसी से, किसी छोटे अधिकारी या छोटे नेता से, वो कार्यात्मक विकेंद्रीकरण कहलाता है। इससे उत्पादकता और दक्षता उत्कृष्ट यानी कि एक्सीलेंट होती है, काम अच्छे होते हैं। वित्तीय विकेंद्रीकरण क्या है दोस्तों, वही लिख दो इसमें भी, जब धन से संबंधित अधिकार, कार्य, शक्तियां सभी स्तरों के बीच उचित रूप से बटी होती है, जैसे कि भारत में केंद्र व राज्य सरकारें अपना अपना बजट बनाती हैं, ठीक है। 4 टाइप हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, ये भी बढ़िया सवाल लग रहा है मुझे। विकास की अवधारणा बताकर इसके विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करें। विकास से आप क्या समझते हैं और विकास के कितने सिद्धांत। विकास होता क्या है। डेवलपमेंट, इसका अर्थ है किसी व्यक्ति, समाज, देश को बेहतर बनाना अथवा प्रगति करवाना। यह एक सतत प्रक्रिया यानी कि कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है, रुकता नहीं है ये प्रक्रिया, जिसमें कोई देश अपने मौजूदा स्थिति से बेहतर स्थिति में पहुंचता है। विकास में निम्न लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि औद्योगिकरण, नई तकनीकों को अपनाना, गरीबी व असमानता को कम करना, आर्थिक विकास करना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर लाना, रोजगार के अवसर उपलब्ध होना, शिक्षा व स्वास्थ्य स्वच्छता उपलब्ध करवाना। ये सब दोस्तों इनकी सहायता से विकास होता है किसी भी देश में। आगे लिख दो इसके सिद्धांत, विकास के सिद्धांत। पहला है आधुनिकीकरण सिद्धांत, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। इसका उपयोग किसी देश में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को समझने हेतु किया जाता है। इस सिद्धांत का उपयोग तब किया जाता है जब एक देश पारंपरिक समाज से, ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी में संक्रमण करता है यानी कि प्रवेश करता है। इसके 5 चरण हैं। यानी कि दोस्तों कोई भी विकसित देश है, कोई भी अमीर देश है, ऐसा तो है नहीं कि वो 1000 साल पहले भी अमीर रहा होगा, ऐसा ही रहा होगा, नहीं। वो कभी जनजातीय समाज था, मतलब समाज वहाँ का परंपरागत तरीके से जीता था, लेकिन धीरे धीरे उसने तरक्की की। तो पारंपरिक चरण में क्या होता है, इस चरण में वह देश पारंपरिक मूल्यों के हिसाब से जीगा, समाज में गरीबी होगी तथा उत्पादन के तरीके पुराने होंगे। टेक ऑफ के लिए पूर्व स्थिति, यानी कि दोस्तों वह देश तैयार होता है अब विकास करने के लिए, और अब वो बाहर के जो देश हैं, बाहर के जो लोग हैं, उनसे सहायता लेता है। टेक ऑफ चरण, अब वो जो देश है दोस्तों वो आर्थिक विकास व निवेश पर ध्यान देता है, कंपनियां बुलवाता है अपने देश में कि आओ हमारे यहाँ पे विकास करो, पैसा लाओ। ड्राइव टू मैच्योरिटी चरण क्या होता है, अब समाज में संपन्नता आने लगती है, प्रत्येक व्यक्ति के पास में इतना पैसा जरूर रहता है कि घर गाड़ी रख सके। उच्च सामूहिक उपभोग, तो इस अवस्था अथवा इस स्टेज में दोस्तों उस देश में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैं भोगी जाती है, कंज्यूम की जाती है, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब क्या है, उच्च सामूहिक उपभोग वाले देश हैं ये सब। तो इस तरह से वो जो जनजातीय समाज था, देश था, वो विकसित बन गया। निर्भरता सिद्धांत देख लो दोस्तों। नेक्स्ट, निर्भरता सिद्धांत, डिपेंडेंसी थ्योरी। इसे विकसित करने का श्रेय डॉस सेंटोस, रॉल प्रेबिस्ट और एजी फ्रैंक को दिया गया। इसके अनुसार विकासशील व अल्प विकसित देश इसलिए गरीब रह जाते हैं क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था की संरचना ही कुछ इस प्रकार से बन गई है जिसकी वजह से ये देश कभी भी विकसित नहीं हो पाते हैं। दोस्तों आपने गौर किया है कि जो एशिया, लैटिन अमेरिका जैसे कि चिली है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है, और अफ्रीका जैसे सोमालिया है, ठीक है, जिम्बाब्वे है, ये सब देश विकसित क्यों नहीं हो पा रहे, ठीक है, अब तक तो हो जाना चाहिए था, ये गरीबी क्यों बने हुए हैं। तो दोस्तों कुछ विकसित देशों की ये जो रणनीति कह सकते हो, स्ट्रेटजी कह सकते हो, ये बताने का जो काम है दोस्तों इन विद्वानों ने किया था कि भाई कुछ देश हैं वो गरीब के गरीबी क्यों रह के चले जाते हैं, क्योंकि ये जो इस पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था वो इस तरह से डिजाइन की गई है कि इसमें क्या होता है दोस्तों, जो विकसित देश होते हैं ना वो शोषण करते हैं गरीब देशों का, और गरीब देश भी निर्भर ही होते हैं। जैसे कि अल्प विकसित देश, जो गरीब देश है वो पूंजी, मानव संसाधन, तकनीक हेतु डेवलप कंट्री पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि बार बार है वो जो गरीब देश है वो अमीर देश के पास जाएगा, बड़े देश के पास, कि भाई पैसा दे दो, टेक्नोलॉजी दे दो, मशीन दे दो, ठीक है, कुछ आदमी दे दो, मतलब जिनको काम धंधा आता है, ठीक है, मशीन चलानी आती है। और इस तरह का जो निर्भरता का जो सिद्धांत है, जो संबंध है, वो उनको कभी भी डेवलप नहीं होने देता। जैसे कि हम किसी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं तो सामने वाला हमारा मन चाहे फ़ायदा उठा सकता है। तो इसलिए जो कोर देश होते हैं दोस्तों, कोर देश कौन से होते हैं, जो विकसित देश होते हैं, जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, तो कोर देश परिधीय देशों का शोषण करते हैं। परिधीय यानी कि जो गरीब देश है, जैसे कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश।
विश्व प्रणाली सिद्धांत समझो आप, ये मार्टिन कप्लान ने 1957 में अपनी किताब सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसको समझाया था। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को मार्टिन कप्लान ने क्या बताया था इन्होंने, यह दुनिया एक तरह की व्यवस्था है तथा इस व्यवस्था में देश मुख्य करता है, ठीक है, एक देश मुख्य करता है, मेन एजेंट है, वही डिसीजन लेता है। इन देशों के बीच अंतर्निर्भरता होती है, ठीक है, मतलब एक देश है वो निर्भर होता है। इस व्यवस्था में 3 तरह के देश होते हैं। पहला तो कोर देश, ठीक है, कोर देश कौन से होते हैं, जो जिनके यहाँ पे उद्योग धंधे होते हैं, जो विकसित होते हैं, जैसे कि अमेरिका और ब्रिटेन। और कुछ होते हैं परिधीय देश, परिधीय देश जैसे कि जहाँ पे कच्चा माल काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, जो अविकसित होते हैं, अल्प विकसित होते हैं, जैसे कि अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के देश। और कुछ होते हैं अपरिधीय देश, जैसे कि ना तो वो कोर देश वाली कैटेगरी में आते हैं ना परिधीय देश वाली कैटेगरी में आते हैं, तो उनको कह दे अर्ध परिधीय देश, सेमी पेरीफेरल कंट्री, जैसे कि भारत, चीन और रसिया। तो दोस्तों होता क्या है कि गरीब देश उसको क्या चाहिए भाई, पैसा चाहिए, उसको टेक्नोलॉजी चाहिए, मशीन चाहिए, तो वो कोर देश पर डिपेंड होता है। कोर देश को क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल कहाँ से आएगा, गरीब देशों से आएगा। जैसे कि इंग्लैंड ने भारत से कच्चा माल मंगवा करके मतलब भारत का काफ़ी ज़्यादा शोषण किया था। तो जो डिपेंडेंसी होती है, निर्भरता होती है, यही दोस्तों इन देशों को आगे बढ़ने नहीं देती है। समझ गए। तो कोर देश अन्य देशों पर कच्चे माल, श्रम हेतु, श्रम मतलब लेबर हेतु आश्रित होते हैं तथा अन्य देश पूंजी तकनीक हेतु कोर देशों पर आश्रित होते हैं। स्टैंड पॉइंट सिद्धांत क्या है दोस्तों, लास्ट सिद्धांत देख लो। इसके अनुसार शासक वर्ग अपने से नीचे वर्ग की शासन में राय नहीं लेता, यानी कि जो गद्दी पे बैठा व्यक्ति है वो कभी नहीं चाहता कि मैं अपने से नीचे व्यक्तियों की शासन में सलाह लूँ, मुझे क्या करना है मैं खुद ही सोचूंगा। अतः वहाँ की महिलाओं और वंचित वर्गों की शासन में भागीदारी नहीं हो पाती है और जिसकी वजह से उनका विकास नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 11, शासन के द्वारा लोकतंत्र की मजबूती के उपाय का वर्णन करना है। देखो लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जा सकता है, क्या उपाय किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, वो समझ लो। समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को स्वतंत्रता, अधिकार, शासन में भागीदारी बढ़ाने और सार्वजनिक सेवाएं देने हेतु भारत सरकार के द्वारा कुछ प्रयास किए गए, जैसे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें गरीबी को दूर करना, गाँव का विकास करना शामिल था। इस तरह से लिख सकते हैं 1952 में। मैंने हर बात नहीं लिखी है क्योंकि बहुत बड़ा ये वीडियो हो जाएगा फिर। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, इसमें भी गांव देहात का जो विकास है, ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, इन व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया गया। सिंचाई व्यवस्था 1953 में लागू किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी थी। इसके अलावा दोस्तों जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, पंचवर्षीय योजना मतलब एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है, योजना होती है जो 5 सालों के लिए लागू की जाती है। 6वीं, 8वीं, 9वीं, 11वीं, 12वीं भी लिख सकते हो। इनमें मतलब विकास करने का सोचा गया है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था व शहरी स्थानीय स्वशासन को लागू किया गया। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था क्या है, जैसे कि 1992 से पहले दोस्तों ग्राम सभा या आप कह लो जिला परिषद, नगर निगम, इनके पास में अधिकार शक्तियाँ नहीं थी, ठीक है, कानूनी रूप से इनके पास अधिकार शक्तियाँ नहीं थी। लेकिन जब ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन आया तो इनके पास में अधिकार, आज़ादी आ गई, ये भी डिसीजन ले सकते हैं। तो आपने देखा जो सरपंच है उसके पास में पावर होती है आज, है ना, और नगर पालिका और नगर निगम के जो नेता होते हैं उनके पास में भी पावर होती है। कैसी आई, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 73वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई गाँव के स्तर पर, और 74वां संविधान संशोधन इसके द्वारा शहरों में स्थानीय स्वशासन लागू किया गया था। साथ ही स्थानीय निकायों में SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षण तय किया गया। अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम, जिसको पैसा बोलते हैं, PESA 1996 एक अधिनियम आया था। इसके जरिए आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पहलुओं पर भी ध्यान दिया गया। देश में विकास की योजनाओं को बनाने हेतु नीति आयोग 2015 बनाया गया। आपको पता ही होगा दोस्तों 1 जनवरी 2015 को बना था नीति आयोग। नीति आयोग एक थिंक टैंक का दोस्तों, इसमें बड़े बड़े सरकारी अधिकारी, नेता शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, और देश में जो योजनाएं बनती हैं उनको कैसे लागू किया जाना है, कैसे बनानी है, उनको नीति आयोग तय करता है। नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग भी था। 1951 और 52 के पहले आम चुनाव में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को लागू किया गया था, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जिसकी जाति, धर्म कुछ भी हो उसको वोट देने का अधिकार होगा। ये सार्वजनिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। प्राथमिक शिक्षा को आगे बढ़ाने हेतु 2000 ईस्वी में सर्व शिक्षा अभियान SSA को लागू किया गया। 2002 में 86वीं
86वां संविधान संशोधन आया 2002 में, जिसमें 81A संविधान में अनुच्छेद जोड़ा गया 21A किसके द्वारा? 86वीं संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। इसके तहत 6 से 14 साल के जो जितने बच्चे हैं उनको फ्री में और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, मतलब कोई मना नहीं कर सकता उनको। यह मौलिक अधिकार बना दिया गया। किसको? ये शिक्षा का जो अधिकार है, इसको मौलिक अधिकार कब बनाया गया? 2002 में। कौन सा संविधान संशोधन? 86वां। ठीक है। अनुच्छेद 21A के आधार पर ही दोस्तों भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया। राष्ट्रीय ग्रामीण व शहरी स्वास्थ्य मिशन 2015 में लागू किया गया। रोजगार देने हेतु मनरेगा अधिनियम 2015 में बना था। इस तरह से आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, समावेशी तथा सहभागी शासन का अर्थ बताकर सहभागी शासन के साधनों पर चर्चा करें। दोस्तों समावेशी शासन क्या होता है? इंक्लूसिव गवर्नेंस। यह सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं के प्रबंधन की एक प्रक्रिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हाशिए पर पड़े समूह सहित सभी नागरिकों को निर्णय लेने में समान अधिकार प्राप्त हो और वे नीतियों से लाभान्वित हो। जैसे कि दोस्तों सरकार है, मान लो कहीं पर गरीबी हटाने की बात कर रही है, तो उस गांव के जितने भी गरीब आदमी हैं ना, उनकी भी राय सुनी जाए कि इस तरह से गरीबी हमारी हटेगी। तो इस तरह का जो शासन है वो समावेशी शासन कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही लिख देना है आपको। सहभागी पार्टिसिपेटरी शासन क्या होता है? जिसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करें। ऐसी प्रणाली जहां नागरिक सार्वजनिक नीति निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। सहभागी शासन के साधन देख लो। सामाजिक मानचित्र, सोशल मैप किसे कहते हैं? यह शासन चलाने हेतु एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो किसी समुदाय की सामाजिक और स्थानीय गतिशीलता को दर्शाता है। देखो सामाजिक मानचित्र सरकार क्यों करवाती है? कहीं पर जो जनसंख्या डेटा है उनको पता करने के लिए कितने लड़के लड़कियां हैं, है ना, कितने आदमी हैं, कितने बच्चे हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने आयु के लोग हैं, ये सब सामाजिक मानचित्र होता है। तो इसमें क्या क्या शामिल है? लिंग, आयु, साक्षरता, है ना। सामाजिक संरचना भी सरकार देखती है, जिसमें देखती है कि सरकार किसके पास में पावर है, समाज में, गांव में कौन ताकतवर है। संसाधन व अवसंरचना भी देखती है सरकार, है ना, जिसमें पता लगाया जाता है कितने घर है, कुएँ कितने हैं और स्कूल कितने हैं, संस्थाएं कितनी हैं, यहाँ पर कमज़ोर आबादी के लोग कितने हैं, स्थानीय धारणा यानी कि लोग हैं वो एक दूसरे के प्रति क्या सोचते हैं, वो भी सरकार पता करवाती है। किसके जरिए? सामाजिक मानचित्र के जरिए। तो इन डेटाओं का उपयोग सरकार और गैर सरकारी संगठन है वो उपयोग में लेते हैं इन डेटाओं का उपयोग, ताकि समाज में जितने भी कार्यक्रम बनाए जाएं भलाई के लिए उनको डिज़ाइन किया जा सके अच्छे से। समुदाय अंक कार्ड क्या होता है दोस्तों? यह भी एक प्रभावी सहभागी उपकरण है, टूल है, जहां समुदाय के सदस्य और सेवा प्रदाता यानी कि जो सेवा देते हैं संयुक्त रूप से स्वास्थ्य या शिक्षा जैसी सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन और निगरानी करते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि क्या होता है, सरकार के जो अधिकारी है किसी योजना को किसी गांव में लागू करते हैं, तो फिर वो गांव वालों को कुछ मतलब ऐसे कार्ड देते हैं कि भाई आप हमें रेटिंग दो कि सरकार की जो सेवा है, योजना कैसी लगी आपको, 10 में से कितने नंबर दोगे। ठीक है, तो गाँव वाले उनको नंबर स्कोर देते हैं ऐसे, राइट। तो इसमें 5 चरण शामिल है। पहले तो तैयारी और योजना की जाती है कि मतलब ये योजना कैसे बनाई जाएगी, कितने अंक डिसाइड किए जाएंगे। ठीक है, अगर 10 में से 8 नंबर है तो कहाँ कमी रह गई, इस तरह से। सामुदायिक मूल्यांकन और अंकन किया जाता है। प्रदाता मूल्यांकन मतलब कौन सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है वहाँ पर, और स्कोरिंग किस तरह से की जाएगी। संयुक्त कार्य योजना कार्यान्वयन और निगरानी, किसी भी जो प्रोग्राम है, स्कीम है, उसको किस तरह से लागू किया जा रहा है उस गांव में, वो भी देखा जाता है किसमें? समुदाय अंक कार्ड में। नागरिक निर्देशित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन टूल किट CLEIA, यानी कि मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के बता देता हूँ। ये C का मतलब सिटीजन, L का मतलब लेड, E का मतलब इन्वायरमेंटल, I का मतलब इम्पैक्ट और A का मतलब असेसमेंट टूल किट। ठीक है, तो ये एक प्रकार का साधन है दोस्तों, ये साधन है। इस साधन को पर्यावरणीय प्रभाव आकलन हेतु उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ भाई देसी भाषा में, जैसे कि आपके गांव में बांध बन रहा है, बहुत बड़ा बांध बन रहा है और काफ़ी सारे पेड़ पौधे काटे जाएंगे, जंगली जानवरों को भी भगाया जाएगा, वहाँ पर आदिवासी वनवासी जो लोग हैं उनको भी वहाँ से पलायन करवाया जाएगा। तो वहाँ के पर्यावरण पर कितना असर पड़ रहा है बांध और सड़क वगैरह बनाने से, तो इसका परियोजनाओं का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता, उसको मापने के लिए CLEIA का यूज करते हैं। तो इसे स्थानीय परियोजनाओं के प्रशासनिक प्रदर्शन, पर्यावरणीय प्रभावों की निगरानी और जनता को सशक्त बनाने हेतु डिज़ाइन किया जाता है। आप अपनी लैंग्वेज में लिख देना जो मैंने बताया है। ये टूल किट अथवा साधन सरकारों व उद्योगों को पर्यावरण के प्रति जवाबदेह बनाने में सक्षम करते हैं
और विशेष रूप से वहाँ जहाँ राज्य सरकारें कमज़ोर होती है। इसमें विभिन्न डेटाओं को संग्रहित करके सहभागी रणनीतियाँ विकसित की जाती है और साथ ही कानूनी और प्रशासनिक मार्गदर्शन भी मिलता है लोगों को। लास्ट सवाल मेरी तरफ से, ठीक है। शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करें। मैंने आपको बताया था दोस्तों 73वां संविधान संशोधन ये आया था 1992 में, उसके द्वारा तो पंचायती राज व्यवस्था गठन किया गया। और जो 74वां संविधान संशोधन था 1992 में ही आया, वो भी उसके द्वारा शहरी स्थानीय निकाय बनाए गए, ठीक है। तो 3 संस्थाएं बनाई गई। एक तो नगर पंचायत, मतलब कि ऐसे गांव जो शहरों में बदल रहे थे, छोटे शहर, उनके लिए नगर पंचायतें होंगी। नगर परिषद, छोटे शहरों से बड़े शहर। और नगर निगम, जैसे बहुत बड़े शहर जैसे कि दिल्ली है, चंडीगढ़ है, शिमला है, ये सब। तो देखो, कार्य प्रणाली का मूल्यांकन का मतलब क्या होता है भाई, इसके काम बता दो, ठीक है, इनकी चुनौतियाँ बता दो, इनका काम क्या है। इन संस्थाओं या इन इकाइयों के, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम के, आप अपने मन से भी लिख सकते हो, शहरी नियोजन व विकास के काम करना, जैसे कि शहर की गलियों में लाइट लगा देना, पेयजल की व्यवस्था करना, सार्वजनिक सेवाएं देना, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना, भूमि का उपयोग सही तरीके से करना, केंद्र सरकार की नीतियों को लागू करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का विकास करना, और टैक्स कलेक्ट करना और टैक्स लगाना, लोगों पर जनता की समस्याओं को सुलझाना। चुनौतियाँ क्या है, धन की कमी, क्षमता निर्माण का अभाव, कार्यों का अपर्याप्त हस्तांतरण, यानी कि पता ही नहीं है ये काम किस अधिकारी का है। नगर निगम, नगर पालिका में भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, पारदर्शिता का अभाव है यहाँ पर, ठीक है। पारदर्शिता क्या होता है, मतलब कि कौन अधिकारी कैसा काम कर रहा है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट रह कर के काम करे। जन भागीदारी का अभाव, जनता भी कोई खास रुचि नहीं लेती है। और ये सब चुनौतियाँ आप लिख सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, शहरी स्थानीय निकाय। अर्बन लोकल बॉडीज़ का जो हमने मूल्यांकन देखा है, वो इस तरह से आप लिखते हो, कार्य और चुनौतियाँ। तो दोस्तों मेरी तरफ से बस इतना ही अब के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छा पेपर जाने वाला आपका। और अगर मेरा ये जो हार्ड वर्क आपको पसंद आया तो आप एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्त के साथ शेयर भी कर सकते हैं जिसको नीड है, ठीक है। थैंक यू सो मच। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम पे ही इसकी आपको जो PDF है वो मिल पाएगी, राइट। तो इसमें हमने कुछ सवाल देखे दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा भी मैंने चैप्टर वाइज नोट्स बना रखे हैं, और 1-2 साल का मैंने PYQ भी बना रखा है, उसको भी देख लेना, राइट, प्लेलिस्ट में जा कर के BPAG 172। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय। और पेपर देने के बाद में दोस्तों ज़रूर कमेंट करना वीडियो के नीचे कैसा गया पेपर। थैंक यू।